आए हुए सभी विद्वानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर राघव भट्ट और मेरे सह साथी अंकित तिवारी जी की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सर्वतोभद्र चक्र पढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी विधा है। अगर इसको एस्ट्रोनॉमी भी बोलें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इससे सभी तरीके के प्रिडिक्शंस निकाले जा सकते हैं। लेकिन विशेषकर हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया है आपके शेयर बाजार के प्रिडिक्शंस के लिए। जैसा देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, सर्वतोभद्र मीन्स सभी चीजों का जिसमें समावेश हो। मैं आपको सर्वतोभद्र का पूरी विधि सिखाऊंगा, किस तरह से बनाते हैं इसको। इसमें 28 नक्षत्र लेते हैं। 27 नक्षत्र आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें एक 28वां नक्षत्र भी होता है, जिसको श्रवण और धनिष्ठा के, श्रवण और उत्तराषाढ़ा के बीच का नक्षत्र लिया जाता है, जिसको अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्रों के नाम जो हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, फिर अश्वनी और भरणी। इसमें कृतिका से स्टार्ट होता है हमेशा, तो अश्वनी और भरणी को बाद में लिया जाता है। इस तरह से 28 नक्षत्र होते हैं। और जो राशि चक्र के उन 12 भागों को कहा जाता है, जिसमें ज्योतिष की एक सूर्य की कांति वृत्त में आने पर एक तारामंडल के संबंध में रहती है। जैसे मेष राशि की मेष तारामंडल, वृषभ राशि की वृषभ तारामंडल, इसी तरह 12 राशियों की मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से 12 राशियों की 12 राशियां, और इन्हीं को 12 राशियों का तारामंडल भी बोलते हैं। ज्योतिष के हिसाब से यदि पृथ्वी सूरज के केंद्र और पृथ्वी की परिक्रमा के तल को चारों तरफ ब्रह्मांड में फैला है, तो ये ब्रह्मांड में एक पेटी सी बन जाती है। अपन को ऊपर भी आकाश मंडल में भी दिखती है, और ये 12 भागों में बांटते हैं। और ये एक तारा समूह है, इसमें पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये 12 समूह एक तारा समूह में ही रहते हैं, और इन्हीं को ही अपन राशियों का रूप मानते हैं। इनको हमारे पूर्वज मीन्स जिन्होंने भी पंचांग की या जिन्होंने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी की रचना की, उनको इन्होंने राशियों का नाम दिया। अब देखिए, ये 5 अंगों का जो संयोग है, इसको पंचांग भी कहते हैं। आपको नाम से ही अगर पता लगे कि इसकी संधि करते हैं, तो पंच अंग इसका शाब्दिक अर्थ है कि 5 अंगों वाला। ये 5 अंग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये भारतीय पंचांग में पांचों का समावेश होता है। भारतीय पंचांग की गणना अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि ये मुख्य 5 भाग जो हैं वो सौर, चंद्रमा, सायन, नक्षत्र और बृहस्पति। इस सौर की गणना में निम्नानुसार 3 भागों में की जाती है। एक कालावधि में सूर्य मेष से मीन राशि का सफर करता है, उसे सौर वर्ष बोलते हैं। और जितने दिनों में सूर्य एक राशि में भ्रमण करता है, उसे सौर मास बोलते हैं। और जिस कालखंड में प्रत्येक अंश का भोग सूर्य करता है, उसे सौर दिन बोलते हैं। आपको ये पता ही होगा, सूर्य 2 घंटे एक राशि में रहता है और पूरे दिन भर में 12 राशियों का चक्र लगाता है। चंद्रमा जो है, एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा का अवधि को चंद्रमास बोलते
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय की, उसको सायन दिन कहते हैं। और नक्षत्र का मान जो है 60 घड़ी के तुल्य होता है। और एक बारहस्पति का जो अवधि होती है, इसमें 365 दिन, 15 घड़ी, 30 पल और 22.5 विपल होते हैं। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। और यही 5 अंग जो है मूल है, जिसे अपन पंचांग बोलते हैं। कई लोग उसको तिथि पंचक बोलते हैं, कई लोग उसको जंत्री बोलते हैं। इसी तरह से अपन लोग उसको यूज करते हैं। चंद्र का एक कला का लगभग 120 से औसतन गति से सूर्य के आगे निकल जाना, उसको तिथि बोलते हैं। राशि चक्र को, जिसे कांतिवृद्धि कहा जाता है, 27 भागों में बांटा है, जिसे नक्षत्र कहते हैं। 2.25 नक्षत्र से एक राशि बनती है। इस प्रकार 27 नक्षत्र से 12 राशियां होती हैं। वार जो होते हैं 7 होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। भारतीय पंचांग में प्राचीन काल की अवधारणा अनुसार वार सूर्योदय से प्रारंभ होता है और अगले सूर्योदय तक रहता है। अभी जो योग का अर्थ है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ हो। योग की कुल संख्याएं भी 27 हैं, जिस तरह से अपने नक्षत्र हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें कुछ शुभ है, कुछ सामान्य है और कुछ अति नेष्ट है। इसके बाद जो करण आता है, करण भी पंचांग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं तो ये बोलता हूँ मेरी क्लास में कि जो करण है वो हीरो ऑफ द पंचांग है। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। एक तिथि जो है 12 डिग्री की, चंद्रमा जो है 12 डिग्री में होता है। 6 डिग्री को पूर्वार्ध और अगली 6 डिग्री को उत्तरार्ध बोलते हैं। इसमें एक कर्ण पूर्वार्ध में होता है और दूसरा कर्ण उत्तरार्ध में होता है। इसमें जो कुछ अपने चर कर्ण है, 7 चर कर्ण है और 4 जो है वो स्थिर कर्ण: भव, बालव, कौलव, तैतिल, दर, वणिज और वृष्टि। ये चर कर्ण है। और शकुनी, चतुष्पाद, नाग और केतुग्न, ये स्थिर कर्ण कहलाते हैं। और जिसमें वृश्चिकरण जो है उसको भद्रादि कहा जाता है। और इसे अच्छे मुहूर्त में काम में नहीं लिया जाता। अच्छा मुहूर्त इससे दुष्प्रभावी होता है। और शास्त्र के अनुसार भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। किंतु इसका उपयोग तंत्र के षट कर्मों में विशेष परिस्थितियों में न्यायालय संबंधी और चुनाव कार्य के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ये सभी चीजों का समावेश के साथ में आपके 20 स्वर और 12 व्यंजन का भी समावेश सर्वतोबद्ध चक्र में होता है। अब देखिए सर्वतोबद्ध चक्र, एक बार अंकित जी सर्वतोबद्ध चक्र एक बार इस पे डाल दीजिए। पूरा वाला डालो, जिसमें पूरा दिया हुआ है ना। हाँ जी जी, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर्वतोबद्ध चक्र में आप देखेंगे, इसमें ऊपर हमेशा पूर्व लिया जाता है। जैसे अपन कुंडली में भी हमेशा ऊपर पूर्व ही लेते हैं। और नीचे पश्चिम लिया जाता है। सीधे हाथ को दक्षिण लिया जाता है और उल्टे हाथ को उत्तर लिया जाता है। ठीक है। इसमें आपके पूर्व की तरफ उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण बोलते हैं। और उत्तर और दक्षिण के कोने को अग्नेय कोण बोलते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण बोलते हैं और दक्षिण और उत्तर कोने को वायव्य कोण बोलते हैं। ये पिछले अपने राजा महाराजाओं के समय में इसको, ये सर्वतोबद्ध चक्र को अपन उसमें भी काम में लेते थे वास्तु के लिए। क्योंकि इसमें जो 81 पद हैं, टोटल जो है 81 पद हैं, उसमें बीच का जो 81वां पद है, इसमें पूर्णा तिथि आती है।
उसको हमेशा ब्रह्म चौक में काम लेते थे। और उसमें भी जो तिथियां हैं, जिसमें नंदा है, भद्रा है, रिक्ता है, जया है, रिक्ता है, पूर्णा है, उसको भी पूरे को ब्रह्म चौक मानते थे और वो हमेशा खाली रहता था। अभी भी पुराने मकानों में आप देखेंगे कि जो चौक होते थे वो भी इसी का एक रूप है। तो पुराने मकान या पुराने महल जो भी राजा महाराजाओं को बनाते थे, उसमें भी इसका प्रयोग सर्वतोबद्ध चक्र को वास्तु के लिए काम में लिया जाता था। तो ये एक ऐसा चक्र है जिससे कि अपन, एक बार मैं इसको बनाना सिखाता हूँ आपको, बड़ा जल्दी आपको याद हो जाएगा। देखिए, हमेशा इसमें पूर्व से और उत्तर के बीच में जो आपका जो कोना है उसमें ए लिखा हुआ है। आप सब लोग देखेंगे, पूर्व से उत्तर के जो कोना है उसमें ए है और पूर्व से दक्षिण का जो है उसमें आ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं, जो नैऋत्य कोण है उसमें ई है, जो दक्षिण और पश्चिम के कोना है उसमें ई है, और वायव्य कोण में बड़ी ई है। तो इसके जो चारों तरफ का जो कोण है उसमें ए, आ, ई और बड़ी ई। इसके बाद में अपन उसको कृतिका से शुरू करेंगे। जो 2 नंबर है वहां कृतिका, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर अश्लेषा। उसके बाद दक्षिणी तरफ मघा, फिर पूर्व फागुनी, फिर उत्तरा फागुनी, फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा। इसके बाद पश्चिम में अनुराधा से शुरू होता है, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित और श्रवण। उसके बाद उत्तर की तरफ धनिष्ठा से शुरू होता है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी। मतलब कुल मिलाकर ये देखेंगे आप कि इसके आउटर जो जो रिंग है, मतलब आउटर जो लाइन है, उसमें कोने कोने में ए, दूसरे कोने में आ, नीचे के कोने में ई, और जो वायव्य कोण है उसमें बड़ी ई, ये लिखेंगे। और फिर कृतिका से हमेशा नक्षत्र लिखे जाते हैं बाहरी भाग से। ठीक है, इसके बाद सेकंड में आए अपन, वही कोना पकड़े, उसमें ऊ लिखा हुआ है। ये ईशान कोण में, मतलब पूर्व और उत्तर के कोने में ऊ लिखा हुआ है। उसके बाद अग्नि कोण में, मतलब पूर्व और दक्षिण के कोने में बड़ा ऊ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे अपन नैऋत्य कोण में जाएं, दक्षिण और पश्चिम के कोने में री, री लिखी हुई है। और इसके बाद वायव्य कोण में, मीन्स उत्तर और पश्चिम के कोने में बड़ी री लिखी हुई है। इसके बाद इसमें जो है वो स्वर और व्यंजन लिखे जाते हैं। तो ऊपर ही ऊपर अवकड़ा, मतलब ए, पे, के, है और डे, मतलब ऊ और बड़े ऊ के बीच में ए, वे, के, है और डे, ये लिए जाते हैं। इसके बाद बड़ा ऊ और री के बीच में मैं, टे, पे, रे, वे, ये लिए जाते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ री और बड़ी री के बीच में ने, ये, भे, चे और खे लिए जाते हैं। इसी तरह उत्तर में बड़ी री और ऊ के बीच में, मतलब उत्तर दिशा की तरफ गे, छे, दे, चे और ले लिए जाते हैं। इसमें 20 स्वर और सॉरी 20 स्वर और 12 व्यंजन का समावेश होता है। इसी तरह वापस से अपन फिर कोने पर आएंगे। पूर्व के और उत्तर के कोने में पहला ऊ, फिर पहला ए है, फिर ऊ है, उसके बाद री, आप देखेंगे री। और उसके इधर दक्षिण, मतलब पूर्व और दक्षिण दिशा जो अग्नि कोण है वहां पर बड़ी री, लय में री की मात्रा। ठीक है, इस तरह वापस नीचे आ जाएंगे नैऋत्य कोण की तरफ, मतलब दक्षिण और पश्चिम की कोने में देखेंगे तो ए लिखा हुआ है। और वापस से अपन वायव्य कोण में देखेंगे, वहां पर आई लिखा हुआ है। तो ऊपर
ऊपर अपन देखेंगे पूर्व दिशा की तरफ ली और बड़ी ली के बीच में हमेशा आपके राशियों का समावेश होता है और इसमें ऊपर से वृषभ राशि से लिखा जाता है। ऊपर देखिए वृषभ, मिथुन और कर्क आ गया, फिर दक्षिण की तरफ सिंह, कन्या और तुला आ गया, पश्चिम की तरफ वृश्चिक, धनु और मकर आ गई और उत्तर की तरफ कुंभ, मीन और मेष आ गई। अब जो बीच के फिर वापस से कोने पर जाएंगे तो पूर्व दिशा की तरफ ओ और औ, और नीचे अपन नैऋत्य कोण की तरफ अंग और अह। इस तरह चारों जो है 73 नंबर, 74 नंबर, सॉरी 75 नंबर, 77 नंबर और 79 नंबर, ये ओ, औ, अंग और अह लिए जाते हैं। और इसके बीच में मतलब पूर्व दिशा की तरफ नंदा तिथि होती है। आप लोगों को सभी को पता है एकम, षष्ठी और एकादशी, मतलब 1, 6, 11 इसको नंदा तिथि बोलते हैं और रविवार और मंगलवार इसके सपोर्टेड वार हैं। इसके बाद भद्रा है 2, 7, 12, उसके सपोर्टेड जो वार हैं वो सोमवार और बुधवार। इसके बाद जया तिथि है 3, 8 और 13, उसका सपोर्टेड गुरु है। उसके बाद रिक्ता तिथि है 4, 9 और 14, जिसका सपोर्टेड जो वार है वो शुक्रवार है। और बीच ही बीच में जो है तो 81वां पद है, वहां पर पूर्णा तिथि है, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। और इसके आधिपति जो वार है वो शनि है, देवता शनि। इस तरह से इसमें हमेशा आप ध्यान रखेंगे रिक्ता तिथि में कोई भी शुभ कर्म नहीं होता रिक्ता तिथि में, लेकिन जो कोई भी तंत्र के षटकर्म में रिक्ता तिथि को काम में लेते हैं। ये अपना पूरा सर्वतोभद्र में आप देखेंगे ऊपर की तरफ अपन ने राशि, नवांश और चरण भी लिए हैं। आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर वृषभ राशि के पूरे के पूरे नवांश और चरण भी लिए गए। उसी तरह पूर्व की तरफ मिथुन राशि के नवांश और चरण है, कर्क राशि के नवांश और चरण है। इसी तरह इधर सिंह राशि के नवांश और चरण है, कन्या राशि के नवांश और चरण है, तुला राशि के नवांश और चरण है। पश्चिम दिशा की तरफ वृश्चिक, धनु और मकर के नवांश और चरण है और उत्तर की तरफ में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के नवांश और चरण है। इस तरह इसमें जो है कुल मिलाकर 28 नक्षत्र, 12 राशियां, 5 तिथि, जिसमें मैंने आपको भी बताया नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 तिथियां हैं। मतलब 15 तिथियों को 3-3 को 5 भागों में बांटा है और 20 स्वर और 12 व्यंजन का समावेश होता है। इस तरह से ये सर्वतोभद्र चक्र की रचना होती है। आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए सर्वतोभद्र चक्र, क्योंकि ये बड़ा इजी बनाने का तरीका बहुत इजी है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, क्योंकि बाद में आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा या फिर इसका प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि प्रिंट आउट इसके आपको 8-10 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जब वैध पढ़ाऊंगा तो इसके प्रिंट आउट आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन को इसका वैध जो है वो इम्पोर्टेंट वैध होता है कि कौन से दिन किस ग्रह का कहाँ पर वैध हो रहा है और वैध कितना सटीक है और कितना कारगर है और कितना अपना असर दिखाता है, वो अपन को आगे चलकर देखना है। आज अपन वैध की बात ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आप वैध काफी डीप सब्जेक्ट है, इसमें वो अपन इसकी देखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। आप लोग आगे चलूं मैं? किसी को कोई डाउट है? जी सर। आगे चलें? जी सर।
आप मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। आपको कभी भी कोई भी पूछे तो आपको मैं कभी भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब अपन इस पे चलते हैं कि पहले तो अपन ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपना शेयर बाजार का काम कर रहा है उसको काम करना चाहिए भी कि नहीं। मतलब अपन अपने पास कोई क्लाइंट आता है, सर मैं शेयर बाजार का काम करना चाहता हूँ, तो वो काम करे या नहीं करे वो भी अपन डिसाइड करें। तो इसमें देखिए अपन एक कालपुरुषी कुंडली एक कालपुरुषी कुंडली बना लिया अपन ने, और उसमें जो सेकंड हाउस होता है वो अपनी ऑन मनी है। फिफ्थ हाउस जो है गवर्नमेंट, आपके जो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बताता है। नाइन्थ हाउस आपका लक है। 11th हाउस आपका गेन और प्रॉफिट है। और इसमें थर्ड हाउस को भी अपन इसलिए देखते हैं कि वो आपका मतलब एक आप कितना इस काम को करने के लिए आपका क्रेज है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से हाउस हो गए आपके पास। सेकंड हाउस मतलब कितना आपके पास पैसा है जो आप काम करने की सोच रहे हैं। मतलब आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास ऑन मनी तो होनी चाहिए। फिफ्थ हाउस में आपके जो इन्वेस्टमेंट का आपका कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप इन्वेस्टमेंट करने के फेवर में भी है या नहीं है। नाइन्थ हाउस आपका लक है। तो इसमें अपन दो चीज देखेंगे, एक तो उसका कारकत्व देखेंगे और उसका एक बल देखेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है या नाइन्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है और उसका उस पर कोई पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस जो है वो अच्छा हो गया, क्योंकि बृहस्पति के जो कारक हैं वो 2 है, 5 है, 9 है, 11 है। लेकिन इसके अलावा जैसे बृहस्पति अगर तीसरे हाउस में हो गया तो थर्ड हाउस को खराब कर दिया। अगर सेवंथ हाउस में हो गया सेवंथ हाउस को खराब कर दिया। और अगर 10th हाउस में हुआ तो बृहस्पति ने 10th हाउस को खराब कर दिया। इसी तरह अगर 5th हाउस में अगर आपके सूर्य बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है तो वो कारक जगह है ना, तो वो अच्छा काम करेगा। इसी तरह 11वें हाउस में आपके जैसे राहु आके बैठ गया तो वो अच्छा आपको रिजल्ट देगा। लेकिन वो उसका राहु अगर बैठ भी गया लेकिन वो नीच का तो नहीं है, इस जगह पर है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि का हुआ तो अच्छे फल नहीं देगा। फिर अपन और चीजें देखेंगे, वो अपन आगे बात करेंगे। इसके बाद थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस में आपके मंगल बैठ गया तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि एक बात और बता दूं मैं कि कोई भी प्लेनेट, आपने वैदिक तो पढ़ा होगा, कोई भी प्लेनेट अगर अपनी राशि में बैठता है तो भाव की हानि करता है। जैसे सप्तम भाव में मैं कईयों को बताता हूँ, 7th हाउस में या 5th हाउस में, या अगर कोई भी ग्रह मतलब जैसे अगर बृहस्पति अगर बैठ गया आपके 5th हाउस में अपनी स्वराशि का तो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना देना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन ये 5 चीजें जरूर देखेंगे अपन। इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो व्यक्ति बाजार में अपन आ रहा है उसको कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। मतलब ये जो भी व्यक्ति निवेश करने की सोच रहा है तो सबसे पहले चंद्रमा देखेंगे उस व्यक्ति का कि चंद्रमा में कितना बल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है राहु, कि राहु में कितना बल है। क्योंकि देखिए राहु ये निर्देशित करता है कि बाजार का, एक तो उसमें ये नॉलेज रहेगी उस व्यक्ति में अगर राहु उसका अच्छा है तो कि बाजार में कितना परिवर्तन होगा, बाजार का फ्लो क्या रहेगा, बाजार में उतार चढ़ाव क्या रहेगा, बाजार को पढ़ने की उसमें ताकत रहेगी। ये सब राहु निर्देशित करता है। इसके बाद मैंने बताया था कि मंगल भी देखेंगे कि आप में क्रेज कितना है, आप में निवेश करने की आप में ताकत कितनी है। और एक लग्न और लग्न के स्वामी की ताकत को भी देखना चाहिए। मतलब आपके लग्नेश जो है, जैसे लग्नेश अगर धर्म त्रिकोण में बैठ गया 1, 5, 9 में,
तो अच्छे फल देगा, आपके अर्थ त्रिकोण में बैठ गया तो भी अच्छे फल देगा, लेकिन वो अच्छी जगह पर होना चाहिए और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो। इसके बाद अपन गुरु की स्थिति भी देखते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो हमेशा सफलता देता है और लाभ की स्थिति को निर्देशित करता है और भाग्य को बताता है, व्यक्ति का भाग्य कहता है। गुरु एक ऐसा ग्रह है, गुरु भी और शुक्र भी अच्छे से 12वें भाव में आ गया तो अच्छे फल देगा, चाहे वो हानि स्थान है, लेकिन 12वें भाव का जो शुक्र है वो कारक जगह है उसकी। तो ये चीजें अपन को जरूर देखनी चाहिए। जैसे अगर कोई एक कुंडली डालिए, अंकित जी कुंडली डालो, मैं इनको एक बार डिफाइन। किसकी कुंडली बना दे सर? हाँ, किसी की भी कुंडली बना दो, आपको अपन देख ले, या कोई अपने जो व्यक्ति हैं उनमें से किसी की कुंडली लो तो अपन को ज्यादा अच्छा। हाँ, क्योंकि अपन अगर लाइव कोई चार्ट लेते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ। तो आप लोग कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो ये पता लग जाएगा कि अपन लोग इसके काम करने के लायक भी हैं या नहीं है। कोई भी बता दे अपनी कुंडली जिसको पता हो। सोलंकी जी, आप लोगों में से कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। रितु जी आप बताइए। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। 15 जून। 15 जून। ईयर कितना है? 62। ये करेक्ट है ना आपका? 62। इनका नाम भी लिख दो। हाँ। टाइमिंग क्या है? और 15:30। 15:15। अरे 21:15। 21:15। आप गुजरात से हैं क्या सोलंकी जी? यस। हाँ 15 बोला ना तो मुझे आ गया आइडिया कि आप गुजरात से हैं। यहाँ 00 का तो 58 नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 21:15 अहमदाबाद। गुजरात। बराबर, अहमदाबाद गुजरात बराबर था। लाइव चार्ट में मजा आता है, मतलब लाइव चार्ट अपन देखेंगे तो अपन को सब चीज पता लगेगी। यस सर। देखिए मैंने क्या क्या चीज बताई थी। सबसे पहले तो हाउसेस देखो, सबसे पहले सेकंड हाउस देखो। तो सेकंड हाउस आपका बहुत अच्छा है क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ। करेक्ट, सेकंड हाउस आपका अच्छा है। इसके बाद आपका फिफ्थ हाउस देखेंगे, फिफ्थ हाउस भी आपका अच्छा है। वीनस जो है उसमें अपने स्वराशि में बैठा हुआ है, सॉरी मंगल है वहां पर, तो ये थोड़ा सा फिफ्थ हाउस डैमेज हुआ। इसके बाद अपन नाइन्थ हाउस देखेंगे, नाइन्थ हाउस में कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसके बाद 11th हाउस देखेंगे, 11th हाउस में भी आपकी किसकी दृष्टि है? बुध आपका बहुत अच्छा है, 6th हाउस का कारक है, अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है। तो गेन हाउस भी आपका अच्छा हुआ क्योंकि मंगल की अपने खुद के ग्रह पर दृष्टि है 11वें हाउस में। तो आप शेयर बाजार का काम। अब सेकंड अपन टूल देखते हैं, सबसे पहले लग्नेट देखते हैं। लग्नेट बृहस्पति आपका कहाँ बैठा हुआ है? बृहस्पति थर्ड हाउस में है लेकिन स्वराशि का है, तो ये थोड़ा सा वीक है। दूसरा सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। इसके बाद अपन चंद्रमा की स्थिति, मैंने बोला था चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा कहाँ है आपका? 12th हाउस। 12th हाउस में है चंद्रमा। तो आप अगर ये फॉरेस्ट का काम करते हैं या आपका क्रूड ऑयल का काम करते हैं या आप
मतलब शनि से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे शेयर बाजार में तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये क्रूड ऑयल है आपके सब आउट ऑफ इंडिया से ही लिए जाते हैं, तो ये सब काम आपको अच्छा रहेगा। और मून जो है वो आपका 12th हाउस में बहुत अच्छा वर्क नहीं करता। दूसरा आप अपन देखेंगे कि अपन जो स्थिति है वो बृहस्पति की देखेंगे, तो बृहस्पति की अपने स्वराशि में, लेकिन 3rd हाउस में आ गया। मैंने बताया था ना 3, 7, 10 में बृहस्पति बहुत अच्छा काम नहीं करता, और स्वराशि में अगर हो जाए तो और ज्यादा गड़बड़ काम करता है। अब अपन देखेंगे राहु की स्थिति। सर एक चीज इसमें पूछनी थी, ये जो चार्ट लिया है ये हमने केपी के हिसाब से लिया और कसबल जो है केपी के हिसाब से लिए, तो वैदिक के हिसाब से देखना है केपी से देखना है? दोनों को देखना चाहिए। जैसे जुपिटर आपका केपी में, मैं देख रहा हूँ केपी में आपका जो चार्ट है ना, वो आपका इसमें आ गया 4th हाउस में। केपी के हिसाब से 4th हाउस में आना चाहिए। हाँ, तो 4th में आना चाहिए, केपी के हिसाब से 3rd में चला गया। हाँ, तो केपी के हिसाब, ये 4th हाउस में जो आपका है ये अच्छी जगह पर है। जुपिटर का केंद्र में बैठना और केंद्राधिपति दोष नहीं होना, ये अच्छी बात है। तो केंद्र में जो जुपिटर का आपका बैठा है आके, वो अच्छी बात है। और दूसरा बुध वैदिक के हिसाब से एक बार इसको वैदिक के हिसाब से ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। भले ही आप केपी है नाम से लें, लेकिन चार्ट को वैदिक के हिसाब से, मैं अभी आपको वैदिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इसमें देखिए जो पहला चार्ट है वैदिक के हिसाब से ही है सर। हाँ, ये जो लग्न चार्ट है ना, वैदिक के हिसाब से नहीं है। वैदिक के हिसाब से होगा तो आपका जो हमेशा जो है आपका 4th भाव के अंदर मीन राशि आएगी। नहीं, लेकिन वैदिक के हिसाब से मुकेश जी अगर अपन देखेंगे ना, तो ये तो 3rd हाउस में चला गया इनका जुपिटर। लेकिन वैदिक के हिसाब से नहीं गया ना, केपी के हिसाब से गया। केपी के हाउस का कसबल के हिसाब से गया है सर। वैदिक के हिसाब से कभी जा ही नहीं सकता है वहां पे। हाँ, वो यही कह रहा हूँ मैं, केपी के हिसाब से अपन को ले लेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जुपिटर का 4th हाउस में बैठना इज ए गुड साइन, अच्छी बात है। इसमें देखिए बुध की स्थिति अच्छी है, जुपिटर की स्थिति अच्छी है, केवल जो चंद्रमा जो है ना वो थोड़ा सा वीक है। तो चंद्रमा का तो कोई खास बात नहीं है, चंद्रमा का इतना कोई। और राहु की स्थिति अच्छी है। राहु हमेशा 6, 8, 12 में अच्छा काम करता है, या 11 में हो तो अच्छा काम करता है, या 3 में हो तो अच्छा काम करता है। तो कुल मिलाकर ये जो व्यक्ति हैं हमारे सोलंकी जी, ये आप इसका काम आराम से कर सकते हैं। इनको मतलब इतना ज्यादा लॉसेस की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, क्योंकि